स्टूडेंट आज हमारे आर्टिकल का नेम है फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन का आर्डर मालूम कैसे किया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट आप पढ़ चुके हो कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना उनको हम डिवाइड करते हैं। कुछ रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन का आर्डर कैलकुलेट करने के लिए, आर्डर फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। वैसे तो ओवरऑल 5 मेथड्स हैं, जिनमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड एंड मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो पहले वाले जो 3 हैं, मीन हिट एंड ट्रायल मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड डिफरेंशियल मेथड, वो आप लोगों के सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं किए हुए। ये 2 मेथड इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जिस तरह एक है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। तो ये दोनों मेथड 1 बाई 1 में जो है आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो फर्स्ट मेथड है हाफ लाइफ मेथड। याद रखिएगा कि ये हैं किसके लिए? रिएक्शन का आर्डर और इवन रेट मालूम करने के लिए, मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए, लेकिन इनसे रेट भी निकाला जा सकता है। तो हाफ लाइफ मेथड में आप क्या लिखेंगे? आप लोग हाफ लाइफ पीरियड nth ऑर्डर रिएक्शन का पीछे हाफ लाइफ मेथड में पढ़ चुके हो। T1/2 मीन हाफ लाइफ period of nth order reaction. 1/2 half life, time mean time period, half life period of nth order reaction is inversely proportional to the initial concentration of a substance of a reactant raised some power 1 less than order of reaction n minus 1। ये आप nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ मेथड का ये फार्मूला है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का भी आप पढ़ चुके हो। हाफ लाइफ period of nth order reaction is inversely proportional to the initial concentration of a reactant raised some power 1 less than order of reaction। मीन यहाँ पे अगर ऑर्डर जो है वो सेकंड होगा तो इनिशियल कंसनट्रेशन की वैल्यू 1 होगी, ऑर्डर थर्ड होगा तो 3 माइनस 1, इनिशियल कंसनट्रेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये nth ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला मैंने लिखा है। अगर हम दो मुख्तलिफ रिएक्शन लें और उनकी दो इनिशियल कंसनट्रेशन लें, मीन A1 और A2, A स्टैंड्स फॉर इनिशियल कंसनट्रेशन, इस तरह दो ही उनके हाफ लाइफ टाइम ले लें, T1 और T2। वैसे स्टूडेंट हाफ लाइफ टाइम को, हाफ लाइफ टाइम पीरियड को T1/2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास दो रिएक्शन हैं। सपोज वी हैव टू रिएक्शन 1 एंड 2, तो उनके इनिशियल कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी? रिएक्शन 1 की इनिशियल कंसनट्रेशन A1, रिएक्शन 2 की इनिशियल कंसनट्रेशन A2। रिएक्शन 1 का हाफ लाइफ टाइम T1 यहाँ अकेले T से रिप्रेजेंट किया जा रहा है हाफ लाइफ टाइम को, और रिएक्शन 2 का हाफ लाइफ टाइम T2। तो हम इसी इक्वेशन को रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 के लिए डिज़ाइन करेंगे, इस nth ऑर्डर वाले फार्मूला को। जब हम रिएक्शन 1 के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे जस्ट T1 होगा और यहाँ पे A1 हो जाएगा। दूसरे के लिए बनाएंगे T2 और यहाँ पे A2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। T1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A1, देखिए यहाँ पे अगर 1 किया है तो यहाँ पर भी 1 कर लिया, और पार वैसे ही सेम रहेगी n माइनस 1। दूसरा आ गया हमारे पास T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
A2, इधर 2 है तो इधर भी 2, पार सेम रही है n-1। देखिए हमारा ये जो हमने 1 और 2 वो टाइम पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए डिज़ाइन किए हैं, पार के लिए नहीं किए। पार वही रहेगी n-1 इधर भी और इधर भी n-1। अच्छा, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन इसको नाम दे दो, ये इक्वेशन 1 है और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2 का। नो डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा T1 ओवर T2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1, और इन दोनों की चूंकि पार सेम है इसलिए मैंने एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ n-1 जब इन इक्वेशंस को रीअरेंज किया। अच्छा, अब इसी इक्वेशन का हमने लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप लोग जानते हो कि लॉग की ये प्रॉपर्टी, जो एक्सपोनेंट होते हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ T1 ओवर T2 इज इक्वल टू n-1 log of A2 ओवर A1। अब log A2 और A1 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की सेकंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाई log A2 ओवर A1 इज इक्वल टू n-1। 1 जो है वो इस तरफ इक्वल की और राइट हैंड साइड पे माइनस का है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बन जाएगा, क्योंकि हमने ना इक्वल की एक साइड पे जस्ट n रखना है। n स्टैंड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। तो n अकेला हो जाएगा, n इज इक्वल टू log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाई log A2 ओवर A1 प्लस 1। अब 1 जो है ये प्लस का है, इस वैल्यू के बाद में इसको लिख लो, ये इस वैल्यू के स्टार्ट में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1 जो है ना, मैं ये शुरू में लिख रहा हूँ। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी n इज़ इक्वल टू 1 प्लस log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाई log A2 ओवर A1। ये हमारे पास फाइनल एक फॉर्म आ गई है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट, आर्डर ऑफ रिएक्शन मीन n हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू होगी, T1 T2 की वैल्यू होगी, A2 और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, देन वी कैन कैलकुलेट द आर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग दिस फार्मूला। वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये हमने nth आर्डर का हाफ लाइफ मेथड वाला फार्मूला नोट कर लिया। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए डिवाइड डिज़ाइन कर लेना है, फिर इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करेंगे तो एक ही स्टेप पे, उसके बाद लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शंस के लिए इसको लिया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस की। तो इसमें स्टूडेंट हमने ना 2 रिएक्टेंट लेने होते हैं एज़ क्लियर फ्रॉम हेडिंग। एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में ले लेना है, एक्सेसिव अमाउंट में ले लेना है,
लार्ज अमाउंट में या एक्सेसिव अमाउंट में, और कंपैरेटिवली जो दूसरा रिएक्टेंट होगा ना वो हम स्मॉल अमाउंट में लेंगे। लिसन मी स्टूडेंट, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में हम दो रिएक्टेंट लेते हैं। एक रिएक्टेंट एक्सेसिव अमाउंट वेरी लार्ज अमाउंट में ले लेंगे, मीन उसकी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी दूसरे रिएक्टेंट की निस्बत जो बहुत ही कम अमाउंट में लिया हुआ होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में और एक स्मॉल अमाउंट में। अच्छा, जब हम इनको वेरी हाई और वेरी लो कंसंट्रेशन में ले लेंगे, अमाउंट में ले लेंगे, तो क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में लिया हुआ होगा उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहेगी पूरे रिएक्शन में, और जो स्मॉल अमाउंट में लिया होगा उससे हम रिएक्शन का आर्डर या रिएक्शन का रेट जो है वो फाइंड कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे, पहले मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखता हूँ जो आप लोगों ने आगे फर्दर एग्जाम में लिखनी है, उसके बाद मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आप लोगों को। इन दिस मेथड वन रिएक्टेंट is taken in a very large amount and other reactant is comparatively taken in a small amount। कंपैरेटिवली मतलब दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट इस रिएक्टेंट पहले वाले रिएक्टेंट की निस्बत स्मॉल होनी चाहिए। अब जो रिएक्टेंट हमने लार्ज अमाउंट में लिया हुआ है, ये जो स्मॉल में लिया हुआ है, इन दोनों में ना हमने स्मॉल चेंज लेके आना है। अ स्मॉल चेंज in that reactant which is in a very large amount and a small change in the other reactant which is in a small amount। इन दोनों में जब हम स्मॉल चेंज करेंगे ना तो जो रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में लिया हुआ है उसकी अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी उसकी अमाउंट, और जो हमने रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में लिया हुआ है उसमें भी वही स्मॉल चेंज करेंगे ना तो उसमें अच्छा भला फ़र्क आ जाएगा, तो जिस फ़र्क से हम फर्दर रेट या आर्डर निकाल सकेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक तरफ है हमारे पास वी हैव 1 बिलियन रुपीज़, 1 बिलियन रुपीज़, और ये हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट है, और दूसरा हमारे पास जस्ट 1 रुपी, जस्ट 1 रुपी, ये दूसरा रिएक्टेंट है। यानी ये हमारे पास अमाउंट लार्ज एक्सेस में है और ये वेरी स्मॉल अमाउंट में। ये रुपीज़ की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम है ना, जल्दी समझेगी, आप देख लेना इंशाल्लाह। और वैसे भी लॉकडाउन है। 1 रिएक्टेंट इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट, और मैंने कौन सी एग्जांपल ली है कि अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास 1 बिलियन रुपीज़ हैं और दूसरा रिएक्टेंट जस्ट 1 रुपी है, अब हम इन दोनों में स्मॉल चेंज लेके आएंगे, और वो स्मॉल चेंज जो दोनों में लेके आनी ना वो इक्वल होनी चाहिए। वो स्मॉल चेंज क्या है, 50 पैसा। अच्छा, अब 50 पैसा आप 1 बिलियन से अगर निकाल भी देंगे, 50 पैसे 1 बिलियन से अगर आप निकाल भी देंगे, तो अगर कोई दूसरा पूछेगा कि कितने पैसे हैं तो हम 50 पैसे का जिक्र ही नहीं करेंगे। अगर उससे 50 पैसे निकल भी गए हैं तो हम कहेंगे वी हैव 1 बिलियन। लेकिन वही 50 पैसे अगर 1 रुपये से निकाले हुए होंगे तो हमारी अमाउंट हाफ हो जाएगी। तब अगर कोई हमसे पूछेगा ना, जब 1 रुपये से हम 50 पैसे निकाल लेंगे, तब अगर कोई हमसे पूछेगा कि अब आपके पास कितने पैसे हैं, हम बोलेंगे वी हैव हाफ ऑफ 1 रुपी। देखिए स्मॉल चेंज हम इसमें भी लेके आए हैं उस रिएक्टेंट में जो बहुत लार्ज अमाउंट में था, और स्मॉल चेंज हम उस रिएक्टेंट में भी लेके आए हैं जो स्मॉल अमाउंट में है। और अगर हम स्मॉल चेंज लार्ज अमाउंट वाले रिएक्टेंट में करेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम वही स्मॉल चेंज
उस रिएक्टेंट में करते हैं जिसकी अमाउंट कंपैरेटिवली स्मॉल है, तो उसमें वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। उसी वाज़ेह फ़र्क से स्टूडेंट हम आर्डर भी निकाल सकते हैं और रिएक्शन का रेट निकालने में भी हमारी वो रिएक्टेंट मदद करता है जो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो आप लिखेंगे कैसे, इन दिस मेथड one reactant is taken in a very large amount and other reactant is taken in a small amount। दूसरे स्टेप में स्मॉल चेंज का जिक्र करेंगे। a small change when a small change occur in a reactant which is taken in a very large amount, then its concentration remains almost constant, whereas when a small change occur in a reactant which is comparatively in a small amount, then its concentration is changed. Its concentration is changed dominantly from where, or you can say which help us in order to determine the order and rate of reaction। और इसकी आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इसकी आप एग्जाम्पल देंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्टेंट हमारे पास होता है इथाइल एसीटेट, दूसरा रिएक्टेंट होता है हमारे पास वाटर। वाटर होता है लार्ज एक्सेस में, इथाइल एसीटेट होता है स्मॉल अमाउंट में। तो स्मॉल चेंज जब वाटर की कंसंट्रेशन में आता है तो वाटर की कंसंट्रेशन रिमेन्स इफेक्टिवली कांस्टेंट, वेयर एज व्हेन द स्मॉल चेंज अकर इन अ इथाइल एसीटेट इट्स कंसंट्रेशन इज फेयरली चेंज्ड from where we can determine the rate as well as order of reaction। तो आप लोग इसके बारे में लिखेंगे जस्ट इतना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट one of the reactant is water which is taken in a very large amount, and when the small change occur in water its concentration effectively remains constant, and order as well as rate of the reaction is determined from the concentration of the ethyl acetate which is taken in a very small amount। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल भी है रेट मालूम करने के हवाले से ना। रेट किसको बोलते हैं, स्पीड को बोलते हैं। तो खैर ये इस तरह काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं एज अकॉर्डिंग टू योर बुक वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इसकी और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं आर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए, या आगे फर्दर कैसे मालूम किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट छोटा सा बस एक हिंट दिया हुआ है इन दोनों मेथड में, ये दोनों मेथड कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिए हुए। अगर मैं इसको अगर एक्सप्लेन करता तो इसमें ग्राफिकल मेथड शामिल हो जाना है फर्दर। तो खैर जितना आप लोगों की बुक में दिया हुआ है उतना आप देख सकते हैं, सिंपल सा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।